यहाँ पर हो रही है। आज छत्रपति साहू महाराज जी का जन्मदिन है, तो इसलिए छत्रपति साहू महाराज जी के जन्मदिन के मौके पर इस सभा का आयोजन आज यहाँ पर किया गया है। तो सबसे पहले आप सभी को छत्रपति साहू महाराज के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और आज के इस जन्मदिन समारोह में जो कार्यक्रम लगाया गया है, जो विषय लगाया गया है, उसमें एक विषय है कि आरक्षण के जनक साहू जी महाराज का जीवन संघर्ष एवं सामाजिक आंदोलन में योगदान, एक चर्चा। इसी के साथ दूसरा सब्जेक्ट है वर्तमान में SC, ST, OBC माइनॉरिटी के प्रतिनिधित्व को समाप्त करने का षड्यंत्र का मुकाबला साहू महाराज के विचारों के आधार पर किया जा सकता है। और तीसरा विषय है OBC की जाति आधारित गिनती किए बगैर OBC की समाज का OBC का प्रतिनिधित्व संभव नहीं है, एक चर्चा। तो ये कई प्रकार के विषय चर्चा के लिए रखे हैं। तो जो इसमें एक विषय रखा गया है कि वर्तमान में SC, ST, OBC माइनॉरिटी के प्रतिनिधित्व को समाप्त करने के षड्यंत्र का मुकाबला छत्रपति साहू महाराज के विचारों से ही किया जा सकता है। तो शुरुआत ही उन्होंने किया, तो उनके विचार को छोड़कर हम मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी तो समस्या यही हो गई है, खास तौर से OBC की समस्या क्या हो गई है। अब OBC की समस्या ये हो गई है कि हमको हुआ है बुखार और हम दवाई दूसरे चीज की खाते हैं, तो फायदा कैसे होगा। अब वर्तमान समय में लड़ाई है कि हमें हमारा हक हिस्सा देश में मिलना चाहिए, ये लड़ाई। अब अगर ये लड़ाई है कि हमें हमारा हक हिस्सा देश में मिलना चाहिए, तो इस लड़ाई में किन किन महापुरुषों ने संघर्ष किया, किन महापुरुषों के संघर्ष की वजह से हमको हमारा हक हिस्सा मिला, उन महापुरुषों को अपना आदर्श मानना पड़ेगा, उन महापुरुषों के बारे में जानना पड़ेगा, उनके विचारों के बारे में जानना पड़ेगा और उस विचार को आगे बढ़ा करके उनके विचारों पर चलकर हम अपना हक अधिकार इस देश में हासिल कर सकते। क्योंकि अब अंग्रेजों से लड़ाई नहीं रही, अंग्रेज तो चले गए। हमारे जिन महापुरुषों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, उनका हम सम्मान करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, लेकिन केवल उतना तक से ही काम अब चलने वाला नहीं है। क्योंकि अंग्रेज नाम की जो बीमारी थी वो चली गई और गए 75 साल हो गए, मगर अंग्रेज नाम की बीमारी के गए 75 साल होने के बावजूद हमें संघर्ष करना पड़ रहा है कि देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की गिनती होती है, मगर पिछड़ों की नहीं होती। हिजड़ों ने तो साबित कर दिया कि हम पिछड़ों से ठीक है। अभी नगर निकाय चुनाव में, उदाहरण के साथ बता रहा हूं, अभी नगर निकाय चुनाव में कई पिछड़े चुनाव हार गए, सरकार से नहीं लड़ पाए, बेईमानी हो गई, मगर एक हिजड़ा लड़े। आप लोगों ने देखा होगा, कहा रिकाउंटिंग कराए बगैर जाएंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। और रिकाउंटिंग करना पड़ा। योगी जी को जो कहते हैं बहुत अकड़ कर चलते, किसी से नहीं झुकते, उनको भी करवाना पड़ा और फिर वो जीत गए। मगर हमारे पिछड़े वर्ग के लोग बहुत दुखी हो जाते हैं जब मैं ऐसा बोलता हूं कि देश में जानवरों की गिनती हो रही है, कुत्तों की गिनती हो रही है, हिजड़ों की हो रही है, मगर पिछड़ों की नहीं हो रही है, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं पिछड़े वर्ग के। और हमारे पास आते हैं, क्योंकि मेरा रोज का काम, मैं रोज ही बोलता, तो मेरे पास आते हैं और कहते हैं, क्या कहते, पटेल जी बहुत दुख होता है। हमने कहा किस बात का दुख होता है। कहते आप इतना क्यों बोलते हैं, जानवरों की होती है, हिजड़ों की होती है, पिछड़ों की नहीं होती। आप ये कहिए कि हमारी नहीं होती है तो थोड़ा ठीक लगता है, आप उसके साथ जानवरों की, हिजड़ों की, सबकी जोड़ देते हैं तो बड़ा दुख हो जाता है। तो हमने कहा चलो दुख होता है तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ परिवर्तन की शुरुआत होगी।
क्योंकि जो ओबीसी का दिमाग है ये अपने हक अधिकार के बारे में सोच नहीं रहा है, सोच नहीं रहा है कि इसके दिमाग की बैटरी अपने हक अधिकार के बारे में सोचने के लिए डिस्चार्ज हो गई। जैसे घर में कभी कभी गाड़ी बहुत दिन तक खड़ी कर दो तो गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, और जब गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो क्या करते हो, दो चार हट्टे कट्टे नौजवानों को बुलाते हो और कहते हो कि भाई थोड़ा धक्का लगा दो, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। दो चार हट्टे कट्टे नौजवान जब गाड़ी को धक्का लगाते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, दोबारा धक्का नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि गाड़ी की बैटरी को चार्ज करने का सिस्टम गाड़ी में ही है। तो जैसे गाड़ी की बैटरी को चार्ज करने का सिस्टम शुरू करने के लिए गाड़ी का स्टार्ट होना जरूरी है, स्टार्ट करने के लिए धक्का लगाना जरूरी है, वैसे हमारा ओबीसी समाज अपने हक अधिकार के बारे में सोचे तो इसके लिए थोड़ा धक्का लगाना जरूरी है। तो जब ये कहा जाता है कि जानवरों की होती है, हिजड़ों की होती है, मगर पिछड़ों की नहीं होती है, तो थोड़ा धक्का लगता है, और धक्का लगता है तो वहां से परिवर्तन शुरू होगा। और देश में बहुत बड़ा परिवर्तन दिख रहा है, जो देख रहे होंगे उन्हें दिख रहा है। देश में एक बहुत बड़ी कमी थी कि ओबीसी समाज की संख्या 60%, लेकिन 60% वालों का कोई मजबूत संगठन ही नहीं था। 60% वालों का कोई मजबूत संगठन नहीं था राष्ट्रीय स्तर का, जो कश्मीर में भी हो, कन्याकुमारी में भी हो, गुजरात में भी हो, गुवाहाटी में भी हो, ऐसा संगठन नहीं था। तो ये जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर ले ली कि कोई संगठन को बनाए ना बनाए, मगर इस संगठन को बनाने का काम हम करेंगे, ये जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर लिया और इस काम में निरंतर चल रहा है। अभी हैदराबाद से होकर आया, कल बिहार से होकर आया, इसके पहले 3 महीने महाराष्ट्र में हमारी यात्रा चली। तो लगातार और बहुत बड़ा इसका रिस्पांस हो रहा है। जैसे हम आप सोचते हैं वैसे दक्षिण भारत में भी लोग सोचते हैं। वो हमारी भाषा नहीं समझते तो ट्रांसलेटर लगाते थे, मगर फिर भी वो सुनते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं। तो देश भर में ओबीसी समाज को जागृत करने का काम, संगठित करने का काम और संगठित करके सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने का काम देश में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है। और इसी के तहत हमारे जिन महापुरुषों के इतिहास को इस देश में दबाया गया, तो हम लोगों ने इस काम को भी अपने हाथ में लिया कि तुम हमारे महापुरुषों के इतिहास को दबाओगे तो उसको उजागर करने का काम, उसको हाईलाइट करने का काम भी हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा करें। और उसी की कड़ी में छत्रपति साहू महाराज की जयंती मनाई जा रही, क्योंकि केवल जयंती मनाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि इस देश में जो लड़ाई 1848 में ज्योतिबा फूले ने शुरू की है, और जिस लड़ाई को छत्रपति साहू महाराज ने आगे बढ़ाया, और उसी लड़ाई को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखकर एक निश्चित मुकाम तक पहुंचाया, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। ये जो इतनी बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई की आज भी बहुत जरूरत है। तो इसलिए इस लड़ाई को केवल जीवित करने का काम ही नहीं, बल्कि मजबूत करने का काम करना जरूरी है। और ओबीसी के बगैर ये लड़ाई मजबूत नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारी संख्या ही 60% है। तो हमारे बगैर देश में कैसे कोई लड़ाई मजबूत हो सकती है? हमारे बगैर देश में कोई लड़ाई मजबूत नहीं हो सकती है। इसलिए पिछड़े वर्ग को जागृत करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस बात को ध्यान में रखकर हम लोग काम कर रहे हैं। छत्रपति साहू महाराज 1922 में चले। अगर छत्रपति साहू महाराज 10 साल और जीवित होते तो हम लोगों को शायद आज ये लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती।
क्योंकि लड़ाई तो 1848 में ज्योतिबा फूले ने शुरू की। उन्होंने कहा यह लड़ाई सेठ जी भट्ट जी बनाम शूद्र और अतिशूद्र की लड़ाई। सेठ जी मतलब महाराष्ट्र में बनिया को बोला जाता है, भट्ट जी मतलब महाराष्ट्र में ब्राह्मण को बोला जाता है। तो ज्योतिबा फूले ने 1848 में कहा था कि ये सेठ जी भट्ट जी बनाम शूद्र और अतिशूद्र की लड़ाई है। शूद्र को ज्योतिबा फूले किसको शूद्र कह रहे थे? ओबीसी समाज आज की तारीख। और अतिशूद्र किसको? जो शूद्रों से भी ज्यादा नीचे गिरा दिए गए, जिन्हें गांव के दक्षिण दिशा में बसा दिया गया, अछूत घोषित कर दिया गया, जिन्हें अछूत कहा जाता है, शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, वो अछूत लोग। तो ये लड़ाई ज्योतिबा फूले ने शुरू की है। मगर छत्रपति साहू महाराज ने ज्योतिबा फूले के जाने के बाद उस लड़ाई को अपने हाथ में ले लिया। मैं तो कोल्हापुर 2-3 बार 4 बार जाने का मुझे अवसर मिल चुका है। तो छत्रपति साहू महाराज के जन्म स्थान से लेकर जो उन्होंने उस समय डैम बनवाया था, आज भी पूरा कोल्हापुर छत्रपति साहू महाराज के बनवाए हुए डैम से सिंचाई करता है, उसी डैम का पानी पीता है आज भी पूरा कोल्हापुर। वो भी मैं देख कर आया। जो उन्होंने अलग अलग लोगों के लिए हॉस्टल्स बनवाए थे, चाहे मुस्लिम बोर्डिंग हो या अदर लोगों की बोर्डिंग्स हो, वो सारा मैं देख करके आया। तो छत्रपति साहू महाराज का तो जब मैंने सारा देखा और सारा पढ़ा, तो मैंने बहुत सारे राजाओं को इतिहास में पढ़ा, मगर जब छत्रपति साहू महाराज के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि इतना काम करने वाला और इतना दूरदर्शी राजा शायद भारत के आधुनिक भारत के इतिहास में कम से कम कोई दूसरा नहीं था, जितना छत्रपति साहू महाराज ने इस समाज के लिए, इस देश के लिए काम किया। छत्रपति साहू महाराज ने जब देखा कि उनके राज्य में राजा वो है, लेकिन प्रशासन में सारे के सारे ब्राह्मण ही भरे पड़े, तो छत्रपति साहू महाराज को उस समय बात समझ में आई और छत्रपति साहू महाराज ने अपने राज्य में गैर ब्राह्मणों के लिए 50% आरक्षण लागू कर दिया। जब छत्रपति साहू महाराज ने आरक्षण लागू कर दिया, अगर आज आरक्षण को लेकर पेट में दर्द होता है तो 1902 में नहीं होता रहा होगा। अरे आज होता है 2023 में, तो 1902 में नहीं होता रहा होगा। तो दर्द हो गया ब्राह्मणों के पेट में, पढ़े लिखे ब्राह्मणों के। और वो छत्रपति साहू महाराज के पास में गए और छत्रपति साहू महाराज को कहा कि महाराज आप कौन सी व्यवस्था लागू कर दी? इससे तो आपके राज्य में अयोग्य लोग आ जाएंगे, आपका राज्य का नाश हो जाएगा। जैसे आज कहते हैं कोई कुर्मी आ गया डॉक्टर, कोई यादव आ गया डॉक्टर, कोई निषाद आ गया डॉक्टर, कोई चमार आ गया डॉक्टर, कोई पासी आ गया डॉक्टर, तो क्या कहते? आरक्षण से आया है, जाना मत उसके पास, ऑपरेशन करेगा तो कैंची पेट में छोड़ देगा, तो भड़काते। वैसे तब भी साहू महाराज के पास गए ब्राह्मण और कहने लगे कि महाराज आपने तो बहुत गलत व्यवस्था लागू कर दिया, इससे तो आपके राज्य का नाश हो जाएगा। तो साहू महाराज बात करते करते उनको अपने अस्तबल में ले गए, जहाँ घोड़े बांधे जाते थे। अपने नौकरों को आदेश दिया कि एक जगह चने का ढेर लगा दो और सारे घोड़ों को खोल दो। तो सारे घोड़े खोल दिए गए, चने का ढेर एक जगह लगा दिया गया। तो जो मजबूत घोड़े थे वो डट के खा रहे थे, जो थोड़ा कमजोर घोड़े थे वो मौका देखते थे, झपट्टा लगाते थे, मुंह में जितना आता था उतना लेकर पीछे खड़े होकर खाते थे। और जो बिल्कुल निरीह और कमजोर टाइप के घोड़े थे वो केवल देख रहे थे, उनकी औकात नहीं हो रही थी कि वो भी उस चने के ढेर में से अपने हिस्से का चना खा ले, उनकी हिम्मत नहीं हो रही। तो उन लोगों ने कहा, जो विद्वान ब्राह्मण लोग गए थे, महाराज ये क्या कर रहे हैं, इससे तो कमजोर घोड़े खाने के बगैर मर जाएंगे। साहू महाराज ने कहा, मैं ऐसा करता नहीं हूँ, मैं तो हर घोड़े के हिस्से का चना उसको देता हूँ, लेकिन आपको समझाना जरूरी था, तो आपको आरक्षण समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही है कि जो मजबूत लोग हैं वही कब्जा किए हैं, कमजोरों को आने नहीं दे रहे हैं।
जब मैं जानवर के साथ न्याय करता हूं तो इंसान के साथ क्यों ना करूं। फिर छत्रपति साहू महाराज के राज्य के कर्मचारी ही आ गए साहू महाराज के पास और कहने लगे, महाराज जिनको आरक्षण से आपने भर्ती किया है उनको कुछ आता ही नहीं है। जब उनको कुछ आता नहीं तो काम कैसे करेंगे। तो महाराज एकदम क्लियर थे, उनको कोई भड़का थोड़ा ही सकता था, उनको कोई मिसगाइड थोड़ा ही कर सकता था। तो महाराज ने कहा, अच्छा ये तो बहुत बड़ी समस्या है, अगर इनको नहीं आता है कुछ तो राज्य कैसे चलेगा। समस्या तो है, योग्य नहीं है तो समस्या है। अच्छा तुम लोग योग्य हो तो पंडित जी लोग कैसे कहेंगे हम योग्य नहीं। तो कहा हम तो योग्य हैं। कहा अच्छा तुम योग्य हो तो एक काम करो, इन लोगों को योग्य बनाना और अगर इतने दिन के अंदर इनको योग्य नहीं बना पाए तो हम मान लेंगे तुम ही योग्य नहीं हो और तुम्हें पहले नौकरी से निकाल। कुछ दिन बाद ब्राह्मण लोग आए, साहू महाराज को हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले कि महाराज सब योग्य हो गए। तो साहू महाराज बहुत दूरदर्शी राजा थे और बहुत तरीके से लोगों को हैंडल कर लेते थे, ब्राह्मणों को भी बहुत तरीके से हैंडल कर लेते थे। साहू महाराज को जब पता चला कि डॉक्टर अंबेडकर नौजवान हैं जिनकी पढ़ाई पैसे की वजह से हो गई, तो डॉक्टर अंबेडकर नहीं गए साहू महाराज के पास। कुछ लोग सोचते होंगे साहू महाराज राजा थे तो डॉक्टर अंबेडकर गए होंगे, साहू महाराज को अनुरोध किया होगा कि आप हमारी मदद करो। नहीं, साहू महाराज को पता चला कि इस मूल्यवासी समाज में, दबे कुचले समाज में कोई अंबेडकर है जो पढ़ने में बहुत योग्य है, लेकिन पैसे की वजह से उनकी पढ़ाई रुक रही है। तो छत्रपति साहू महाराज गए जहां अंबेडकर रहते थे, पता ढूंढ कर गए और कहा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को कि आप अपनी पढ़ाई पूरी करो, हम पैसा। इतना बड़ा राजा तो आज तक यही सुना है कि लोग गए मांगने के लिए तो राजा ने दिया। राजा ढूंढ कर जाकर किसी को दे रहा हो, ये तो छत्रपति साहू महाराज का ही सुना, बाकी किसी का नहीं सुना। और छत्रपति साहू महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर की जो दोस्ती थी वो बहुत ज्यादा घनिष्ठ थी। छत्रपति साहू महाराज जब जाते थे तो कहते थे रमाबाई जी के हाथ की चाय पिए बगैर नहीं आते थे। जब एक बार बाबा साहब अम्बेडकर को पैसे की कमी हो गई तो बाबा साहब अम्बेडकर संकोच करते थे कि साहू महाराज इतनी मदद करते हैं फिर भी उनसे कैसे कहा जाए। मगर फिर पैसे की कमी हो गई तो उनको लेटर लिखना पड़ा और उन्होंने लेटर लिखा कि महाराज मुझे 200 पाउंड और दे दिया जाए, मैं वापस आऊंगा तो आपके पैसे चुका दूंगा। तो साहू महाराज ने उनको 200 पाउंड भी नहीं भेजा, साथ में लेटर लिखकर भेजा और कहा कि अगर और जरूरत पड़ेगी तो मुझे इन्फॉर्म करिएगा, सूचना दीजिएगा। तो साहू महाराज इतनी मदद करते थे और केवल एक मदद करने के लिए मदद नहीं करते। साहू महाराज क्या सोच रहे, साहू महाराज ढूंढ रहे थे कि जो लड़ाई 1848 में ज्योतिबा फूले ने इस देश में शुरू किया है, अगर उसको आगे बढ़ाना है तो आगे बढ़ाने के लिए कोई पढ़ा लिखा नौजवान को नेतृत्व देना पड़ेगा, तभी तो ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। तो वो नेतृत्व तैयार करने के लिए ये सारा कर रहे थे, ऐसे हवा में नहीं कर रहे थे क्यों मदद करना, नेतृत्व तैयार करने के लिए ये सारा कर रहे थे। और जब बाबा साहब आए तो बाबा साहब को कहा साउथ प्रो कमीशन को एप्लीकेशन दे, मेमोरेंडम कि हमको विधिमंडल में प्रतिनिधित्व चाहिए। भास्कर राव यादव को कहा आप तो कि ओबीसी के लिए चाहिए। जब 1918 में साउथ प्रो कमीशन आया तो भास्कर राव यादव को साहू महाराज ने कहा ओबीसी के लिए दो, बाबा साहब को कहा शेड्यूल कास्ट के लिए दो। तो इस लड़ाई का नेतृत्व पीछे से, क्योंकि साहू महाराज राजा थे, तो पीछे से इस लड़ाई का सारा नेतृत्व छत्रपति साहू महाराज ही कर रहे थे। और जब ये मेमोरेंडम दिया गया साउथ प्रो कमीशन को
तो तिलक उस समय कांग्रेस के नेता थे। तिलक को यह बात समझने में देर नहीं लगी। वही तिलक जिनके बारे में क्या कहा जाता है, जिनके बारे में पढ़ाया जाता है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहे, इतना पढ़ाया जाता है। मगर जब ये मेमोरेंडम साहू महाराज के गाइडेंस में भास्कर राव यादव और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से दिया गया, तो तिलक को इस बात को सहन नहीं हुई ये बात, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालो, कुर्मी को संसद में जाकर क्या हल चलाना, दर्जी को संसद में जाकर क्या कपड़े सिल ले, तेली तमोली और कुलवटों को संसद में जाकर क्या करना है। संसद कोई भूमि है जहां तेली तेल निकालेगा, कुर्मी हल चलाएगा, दर्जी कपड़े सिलेगा। किसने कहा? जिसने कहा था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसने ही कहा। अब आधा तो पढ़ा दिया गया हमारे लोगों को। हमें पढ़ने का अधिकार मिला, क्या पढ़ना है ये तय करने का अधिकार थोड़ा ही मिला है। पढ़ने का अधिकार है, क्या पढ़ना है ये तय करने का अधिकार तो सिलेबस बनाने वालों के पास है, और सिलेबस बनाने वाले पंडित जी लोग हैं। अरे जब यूनिवर्सिटियों में ओबीसी के प्रोफेसर ही नहीं है तो सिलेबस कहां से बनाए? सिलेबस में साहू महाराज नहीं रहते। इतना बड़ा योगदान जिसका है वो सिलेबस में नहीं रहते। हमारे लोग अपना स्कूल बना लेते हैं, स्कूल हमारा, बिल्डिंग हमारी, मास्टर हमारा, मगर सिलेबस पंडित जी का। तो इस वजह से तो समस्या फंसी हुई है। इस वजह से मैं अपने समाज के लोगों को कहता हूं, अरे भाई साहू महाराज की जयंती मनाओ, क्योंकि साहू महाराज को समझोगे, ज्योतिबा फुले को समझोगे, अम्बेडकर को समझोगे, पेरियार को समझोगे, तब इस देश में तुम्हारा भला होगा। ललई सिंह यादव को समझोगे, रामस्वरूप वर्मा को समझोगे, जगदेव प्रसाद कुशवाहा को समझोगे, तब भला होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि एक्चुअल लड़ाई जो है, अंग्रेज चले गए हैं, अब यहाँ के जो अंग्रेज हैं 3.5% के बराबर, उनसे है एक्चुअल लड़ाई। तो अब इनसे, जब आजादी में खदेड़ना था अंग्रेजों को, तब कहा खदेड़ो, देश की आजादी का मामला है, हमारे पूर्वजों ने मिलकर खदेड़ दिया। अब खदेड़ दिया तो हमारे ही पूर्वजों का नाम ही आजादी की लड़ाई से गायब कर दिया, और सारी जगह कुंडली मारकर अकेले ही बैठ गए। तो ज्योतिबा फुले तो यही कहते थे, जब रनाडे गए, गोविंद रनाडे, कुछ लोग नाम सुने होंगे जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, रनाडे जब गए ज्योतिबा फुले के पास और कहने लगे कि आप अंग्रेजों को भगाने की लड़ाई में हमारे साथ आ जाओ, तो ज्योतिबा फुले ने कहा कि तुम ब्राह्मण लोग हमको कह रहे हो कि आजादी की लड़ाई में आ जाओ, मगर जब अंग्रेज जाएंगे तुम आज भी हमारे साथ भेदभाव कर रहे हो, और जब अंग्रेज जाएंगे तो किसका राज आएगा? तुम्हारा राज आएगा। जब तुम्हारा राज आएगा तो तुम हम जैसे कुर्मी किसानों के साथ में बराबरी का व्यवहार करोगे, इस पर हमारा यकीन विश्वास नहीं। मैं ज्योतिबा फुले के घर भी हो गया, तो उन्होंने कहा हमको यकीन नहीं है, और तिलक ने कहा स्वराज्य हमारा अधिकार है। लेकिन जैसे साहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, भास्कर राव यादव ने प्रतिनिधित्व की बात कही, तिलक ने कहा तेली तमोली कुलवटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। अगर ये दोनों बात पढ़ा दिया जाए, कौन सी? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, और तेली तमोली और कुलवटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है, अगर ये दोनों पढ़ा दिया जाए तो समझ में आ जाएगा कि तिलक के स्वराज्य में बैकवर्ड क्लास के लोग शामिल नहीं थे। अगर शामिल होते तो तिलक को ऐसा कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और केवल कहा नहीं, जो केसरी नाम का अखबार तिलक छापते थे उसमें छाप दिया। तिलक भी साहू महाराज के पास मिलने के लिए, और साहू महाराज को कहा अंग्रेजों को भगाना है, आप तो बहुत बड़े राजा हैं, आप शामिल हो जाओ लड़ाई में। तो साहू महाराज ने तिलक को कहा तुम ब्राह्मण लोग
हमारे जैसे राजा के साथ बुरा बर्ताव करते। छत्रपति साहू महाराज जब नहाने के लिए गए तो पुरोहित था ही नहीं। उन्होंने अपने आदमी को पूछा, भाई मंत्र पढ़ने वाला पुरोहित कहाँ है? तो कहा पता नहीं कहाँ है। तो राजा कहा जहां है, जैसी स्थिति में है वैसे ही उसको पकड़ कर ले आओ। अब आदेश हो गया राजा को। तो राजा के दूत ढूंढने लगे। देखा एक वेश्या के घर पे था, दारू के नशे में धुत था, जैसे था वैसे उसको उठाकर राजा के नौकर ले आए और फिर उसने वैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू कर दी। वेदों के बजाय पुराणों का मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तो साहू महाराज के आदमियों ने साहू महाराज को कहा कि महाराज, राजा के नहाते समय पुरोहित को स्नान करके आना चाहिए, स्वच्छ होकर आना चाहिए, साथ ही वेदों का मंत्र पढ़ा जाना चाहिए, पुराणों का मंत्र नहीं पढ़ा जाना चाहिए। ये विधि विधान से नहीं कर रहा है। तो साहू महाराज ने उसको पूछा, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो पंडित? तो उस पंडित ने कहा, पुरोहित ने कहा, महाराज जैसे धर्म के अनुसार शूद्र को राजा बनने का अधिकार नहीं है, मगर फिर भी आप राजा बने हुए हैं, वैसे ही मैं वेदों का मंत्र पढ़ना चाहिए मगर पुराणों का मंत्र पढ़ रहा। वो जगह अभी भी वहां कोई बोर्ड नहीं लगा है। तब की मैं गया तो अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि ये नगर निगम को एप्लीकेशन दो कि ये साहू महाराज के स्नान करने की जगह है, यहाँ वेदोक्त प्रकरण हुआ था, ऐसा बोर्ड यहाँ लगाया जाए ताकि इतिहास मिटना नहीं चाहिए, इतिहास का पता होना चाहिए। क्योंकि इतिहास विरासत होती है, इतिहास पूंजी होती है। जिसका इतिहास समाप्त हो जाता है उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो साहू महाराज को जानते थे, उनके राजकाज में पंडित लोग रोज बाधा पैदा करते थे, क्योंकि वो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट को आगे बढ़ाने का काम करते थे। तो इसलिए छत्रपति साहू महाराज ने तिलक को कहा कि तुम ब्राह्मण लोग हमारे जैसे राजा के साथ बुरा बर्ताव करते, कल तुम्हारा राज आएगा जब अंग्रेज जाए तो हमारी प्रजा के साथ क्या करो? तो क्या हो रहा है? आज किसी को मूंछ रखने की वजह से पीटा जा रहा है, किसी को घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीटा जा रहा है, किसी को घड़ा छूने की वजह से हत्या हो रही है। ओबीसी की तो गिनती ही नहीं हो रही है जानवरों की। तो साहू महाराज समझते थे और साहू महाराज ने कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं अलग ही रखूंगा अपना हाथ। तो आज मैं जो बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, ये अंग्रेजों के जाने की वजह से नहीं हुआ। ये जो लड़ाई ज्योतिबा फूले ने शुरू किया, जो लड़ाई छत्रपति साहू महाराज ने आगे बढ़ाया, उस लड़ाई की बदौलत बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में गए और उस लड़ाई की बदौलत संविधान में हमको अधिकार मिला और उसकी वजह से आज मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, नहीं तो ये होता नहीं। उस लड़ाई की वजह से साहू महाराज ये सारी लड़ाई लड़ रहे थे। जब मानगांव परिषद लगा तो साहू महाराज ने उसमें घोषित किया, क्या घोषित किया? आप लोगों को आपका नेता, आपका मसीहा अम्बेडकर के रूप में मिल गया। फिर आगे का मेरा मन ऐसा कहता, अंतर्मन कहता है, आने वाले समय में ये देश के नेता। साहू महाराज ने कहा देश के नेता है, और हम लोग क्या कहते हैं? बैकवर्ड क्लास वाले, चमारों के नेता, महारों के नेता, महाराष्ट्र में महारों के नेता, यूपी में चमारों के नेता। तो अगर हम साहू महाराज को पढ़ते समझते तो हमें बातें समझ में आती। और ये सारा काम साहू महाराज कर रहे। साहू महाराज ने अपने राज्य में जाति जनगणना किया, पता ही नहीं होगा लोगों को किया, क्योंकि साहू महाराज का ऐसा मानना था कि देखो भाई, जब तक जाति के प्रतिनिधि नहीं जाएंगे तब तक समाधान नहीं होगा, समस्याओं का समाधान नहीं होगा, सबको सबका हक मिलना चाहिए। और इसलिए साहू महाराज ने अपने राज्य में जाति जनगणना करने का काम किया। साहू महाराज तो बहुत आगे की सोच रहे थे, वो समझ रहे थे कि जल्दी ही अंग्रेज देश छोड़कर जाएंगे, राजतंत्र खत्म होगा, लोकतंत्र आएगा, उसकी तैयारी वो पहले से कर रहे थे।
और इस बात के डॉक्यूमेंट मिले हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मिलकर छत्रपति साहू महाराज राजनीतिक पार्टी का गठन करने वाले थे, ताकि बैकवर्ड कास्ट और शेड्यूल कास्ट के लोग अगर एकजुट होकर राजनीतिक पार्टी का गठन करेंगे तो इनको कोई हरा नहीं सकता है, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। साहू महाराज तो यहां तक सोच रहे, अंग्रेजों को उन्होंने लेटर लिखा और कहा कि हम और अम्बेडकर मिलकर पार्टी बनाने वाले हैं। मगर ये बात भारत के ब्राह्मणों को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि कई बार साहू महाराज की हत्या करने की कोशिश पहले हो चुकी थी। इसलिए साहू महाराज अलर्ट थे और अंग्रेजों को कहा पता नहीं चलना चाहिए यहाँ के लोगों को। लेकिन पता कैसे नहीं चलता? पता चल गया, और पता चल गया तो 1922 में छत्रपति साहू महाराज की हत्या हो गई। स्वाभाविक मौत नहीं। अंग्रेजों ने जो रिपोर्ट दिया उसमें लिखा कि छत्रपति साहू महाराज की मौत स्वाभाविक नहीं है। 1922 में छत्रपति साहू महाराज की हत्या हुई, 1932 में गोलमेज सम्मेलन हुआ। अगर 10 साल छत्रपति साहू महाराज और जीवित होते तो 1932 के गोलमेज सम्मेलन में छत्रपति साहू महाराज होते, और अगर 1932 के गोलमेज सम्मेलन में छत्रपति साहू महाराज होते तो ओबीसी के हक अधिकार की बात भी 1932 में हो जाती। जैसे SC ST को मिल गया वैसे ओबीसी को भी मिल गया होता 1932 में। इतना बड़ा नुकसान छत्रपति साहू महाराज के 10 साल पहले जाने की वजह से हो, और इसकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर अकेले पड़ गए। ओबीसी के लोग अंग्रेजों को भगाने के नाम पर कांग्रेस में शामिल हो गए। जो छत्रपति साहू महाराज के आंदोलन को लीड करने वाले लोग थे, सत्यशोधक समाज को लीड करने वाले लोग थे, उनको भी मिसगाइड कर दिया और उनको भी गांधी और कांग्रेस में विलय कर दिया गया। इसलिए गांधी कांग्रेस का विरोध करने वाला ही नहीं रह गया ओबीसी समाज। तो अम्बेडकर करते तो क्या करते? अम्बेडकर के ऊपर तो लेबल लगा था आप शेड्यूल कास्ट के नेता। तो अम्बेडकर जो कर सकते थे वो उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में किया, और इतना कर दिया कि सबको वोट का अधिकार लड़ाई झगड़ा करके दिला दिया। इसलिए प्रधान से लेकर नरेंद्र मोदी भी कहते हैं ओबीसी है, तो प्रधानमंत्री तक अगर नरेंद्र मोदी को भी बनने का मौका मिला तो गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर ने सबको वोट का अधिकार दिलवाया। इसकी वजह से मिला, नहीं तो नहीं मिलता। क्योंकि गांधी जी तो चाहते थे जो ग्रेजुएट है वही वोट डालेगा, जो इनकम टैक्स देता वही वोट डालेगा, सबको नहीं। तो इतना बड़ा योगदान छत्रपति साहू महाराज का है, तो इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि छत्रपति साहू महाराज का जन्मदिन उत्सव की तरीके से मनाया जाना चाहिए। मेरा मत बनाओ, मगर छत्रपति साहू महाराज का जन्मदिन उत्सव की तरीके से मनाओ, ऐसा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खुद ही कहते थे। आज आजादी के 75 साल में अगर हम साहू महाराज को नहीं समझ सकते तो हम अपना कोई हक अधिकार नहीं ले सकते हैं। छत्रपति साहू महाराज को पढ़ना होगा, समझना होगा, और उसी लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि यह लड़ाई बदल गई। ज्योतिबा फूले क्या कहते थे? सेठ जी भट्ट जी बनाम शूद्र अतिशूद्र लड़ाई है। छत्रपति साहू महाराज से कौन लड़ रहा था? ब्राह्मण लड़ रहे थे। बाबा साहब को कौन रोक रहा था? ब्राह्मण रोक रहे थे। पेरियार किससे लड़ रहे थे? ब्राह्मणों से लड़ रहे थे। आज हम किससे लड़ रहे हैं? मुसलमानों से। आज हम किससे लड़ रहे हैं? मुसलमानों से। और हमारे घर में पंडित जी लोग आ जाते, क्योंकि हमारा तो दरवाजा खुला ही रहता है। जन्म से लेकर मरने के बाद तक का हमारा कोई काम बगैर पंडित के तो होता नहीं है। तो आने जाने में कोई रुकावट है नहीं। शेड्यूल कास्ट के घर में थोड़ा रुकावट है, कछूत के गिलास में पानी कैसे पिए, फिर भी चले जाते हैं जय भीम गौतम जी बोल के। अब जब कोई दूसरा पंडित पूछता है जय भीम बोल रहे, कहते हो महाभारत वाले को बोल रहे हैं, भीम को थोड़े बोल रहे हैं, खुश हो जाते तो ठीक। तो हमारे घर में तो आते क्या कहते? एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा, 200 साल बाद, 300 साल बाद, 400 साल बाद, 500 साल बाद मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी।
जब मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी तो देश पर मुसलमान कब्जा करेंगे। अब हम लोग कितने अकलमंद हैं, अकल की दात देनी पड़ेगी। 500 साल बाद जब मुसलमानों की संख्या बढ़ेगी तब मुसलमान देश पर कब्जा करेंगे। 500 साल बाद मुसलमान देश पर कब्जा ना करे, इसलिए 75 साल से ब्राह्मणों का कब्जा करवा कर रखे, 75 साल से कब्जा करवा कर रखे। और इतना नहीं समझ पाए कि जब संख्या बढ़ने से ही कब्जा होता है तो हमारी संख्या तो आज ही ज्यादा है, आज ही कब्जा क्यों नहीं कर लेते। इतना नहीं समझ पाए कि आज हम कब्जा कर ले, सबका कब्जा हो। तो हमारे दिमाग में बड़ी गलत फहमी है। एक तो टीवी अखबार वाले दिमाग खराब करके रखे। टीवी अखबार वालों को इस बात की खबर दिखाने की फुर्सत है कि बागेश्वर धाम का बाबा चमत्कार कर सकता है कि नहीं कर सकता। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि चमत्कार कोई चर्चा का विषय है। अरे रात में मान लो हमारे पास घर नहीं है, घास फूस की झोपड़ी है, उसमें रात में सो गए, सुबह उठे तो 3 मंजिले मकान पर टहल रहे, चमत्कार हो गया। इस पर डिबेट की क्या जरूरत, हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा, मगर इस पर डिबेट चल रही। भारत की तुलना पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से की जा रही है। अरे अमेरिका से क्यों नहीं करते, जापान से क्यों नहीं करते, जर्मनी से क्यों नहीं करते, इंग्लैंड से क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते, मान लो आपका लड़का इंटर पास है और आप उसकी तुलना कक्षा 8 फेल लड़के से करोगे तो लड़के का विकास होगा? आप भी खुश हो जाओगे, लड़का भी खुश हो जाएगा। हमारा पड़ोसी तो कक्षा 8 फेल है, हम तो इंटर पास है, आगे पढ़ने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर आप देखोगे नहीं, पड़ोस में हमारे एक डॉक्टर है, उससे तुलना करोगे तो बच्चा कहेगा हमें भी नीट की तैयारी कराओ, हम भी डॉक्टर बने, तो आगे बढ़ेगा। अरे भारत की तुलना पाकिस्तान से इसलिए कर रहे हैं, आप सवाल ना पूछो सरकार से। आप सरकार से सवाल पूछते हो, यही तो गलत है। आप सरकार से सवाल ना पूछो। देश में महंगाई है, देश में बेरोजगारी है, कहा था किसानों की आय दोगुना कर देंगे, किसानों की आय छोड़कर बाकी हर चीज की कीमत दोगुना कर, पेस्टिसाइड की कीमत दोगुना कर दिया, खाद की कीमत दोगुना कर दिया, गैस सिलेंडर की कीमत दोगुना कर दिया, हर चीज की कीमत दोगुना कर दिया, बस खाली किसानों की आय छोड़कर। लेकिन ये सवाल उठाने के लिए फुर्सत मिलेगी तब तो उठाओगे। वो तो कभी 370 उठा लाते हैं, कभी 3 तलाक उठा लाते हैं, कभी हिजाब उठा लाते हैं। अरे मुसलमान की महिला हिजाब पहने ना पहने, इससे हमारी सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला है? मुसलमान अपनी बीवी को 3 तलाक देता है नहीं देता है, इससे हमारी सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला है? मगर हम ही सबसे ज्यादा मगन होकर के वोट देते हैं, हमारे ही कलेजे को सबसे ज्यादा ठंडक रहती है। जब 370 की बात चल रही, कुछ लोग बहुत खुश थे, हमने कहा क्यों इतने खुश हो? कहा कश्मीर में जमीन लेने की परमिशन मिल रही है। हमने कहा अपने मोहल्ले में लेने की औकात है क्या? कश्मीर की सोच रहे हैं वो अडानी अंबानी को तुम्हारी खेती भी देने के लिए तैयार बैठे हैं और तुम कश्मीर में लेने की सोच रहे हो। तुम्हारी खेती तो छोड़ना नहीं चाहते, कश्मीर में तुम्हारे लिए छोड़ देते। तो हमारे लोगों को टीवी अखबार वालों ने पूरी तरीके से दिमाग खराब करके रखा हुआ है और इसकी वजह से बड़ी समस्या है। हमारे मुद्दे नहीं, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है, ये होना चाहिए। सिंपल हम लोग नहीं कह पा रहे। अरे भैया पहले पढ़ाई तो समान कर लो, दवाई तो समान कर लो, 2 तो समान कर लो, बाकी बाद में कर लेना। अरे हर आदमी का बच्चा एक जैसे स्कूल में पढ़े, चाहे राष्ट्रपति की संतान हो, चाहे किसान मजदूर की संतान हो, एक जैसे स्कूल में पढ़े। पहले ये समान कर लो, फिर दवाई समान कर लो। कोई भी बीमार हो एक जैसे हॉस्पिटल में इलाज होगा। गरीब आदमी सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, अमीर आदमी डायरेक्ट सहारा में जाता है। ये जो आपकी आवश्यकता की चीज है, इसके बारे में बात नहीं हो और आपको डाइवर्ट करके रखा जाए। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। 75 साल से हम और मुसलमान रहे। शिवाजी महाराज और औरंगजेब भी लड़ते थे, उनका नाम लेकर आज हमको लड़ाया जा रहा है। तो शिवाजी महाराज और औरंगजेब लड़ते थे तो शिवाजी महाराज जीतते थे तो फायदा शिवाजी महाराज को होता था, औरंगजेब जीतते थे तो फायदा औरंगजेब से होता था। अब 75 साल से हम और मुसलमान लड़ रहे हैं, तो या तो हमें फायदा हो जाना चाहिए था या तो मुसलमान को हो जाना चाहिए। हुआ किसी को?
अरे कोई मुसलमान की पार्टी 75 साल में केंद्र में सरकार बना पाई? तो कोई बैकवर्ड क्लास की पार्टी, शेड्यूल कास्ट की पार्टी, शेड्यूल ट्राइब की पार्टी केंद्र में सरकार बना पाई? और अगर राज्य में ओबीसी एससी की पार्टियों ने सरकार बनाया है तो मुसलमानों के सपोर्ट से बनाया है, मुसलमानों के सपोर्ट के बगैर नहीं। फिर भी लड़ाई हमारी मुसलमान की, ना उनकी सरकार बन रही ना हमारी सरकार बन रही। जहां से कानून बनता है वहां ना मुसलमान का कब्जा ना हमारा कब्जा। जहां से कानून पर अमल होता है, भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय की रिपोर्ट है, 79.2% क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों पर ब्राह्मण और ऊंची जाति का कब्जा। लड़ाई किसकी? हमारी और मुसलमान की। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने खुद ही फैसला ले लिया। जब दिल्ली तक बैकवर्ड पहुंचने लगे, उनको लगा कि सरकार इनकी बन रही है, ये जजों की नियुक्ति करेंगे, तो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाएंगे। उन्होंने तुरंत फैसला कर लिया कि नहीं, अब हम ही जज की नियुक्ति करेंगे। अब मिश्रा जी जब नियुक्ति करते हैं तो दुबे जी फोन करते हैं मिश्रा जी को, मिश्रा जी हमारा एक भतीजा है, थोड़ा देख ले। मिश्रा जी कहते दुबे जी आपके भतीजे को नहीं देखेंगे तो किसको देखेंगे? तो मिश्रा जी दुबे जी के भतीजे को देख लेते और दुबे जी मिश्रा जी के भांजे को देख लेते। और हाई कोर्ट में मिश्रा जी का भतीजा और दुबे जी का भांजा जज बनता है और हम और मुसलमान समाज में ये चल रहा। मैं नहीं कह रहा हूं, करिया मुंडा समिति की रिपोर्ट है, पढ़िए। हम अपने आदमी को पढ़ने की आप फुर्सत, वो तो टीवी देखता है, शीशा न लगा हो तो घुस जाए अंदर। मैंने पूछा कुछ आपके बारे में, उसमें ओबीसी के बारे में भी कुछ दिखा रहा है? कहा नहीं, अपने बारे में कुछ नहीं दिखा रहा। हमने कहा फिर क्यों देख रहे हैं, क्यों टीआरपी उसकी बढ़ा रहे हैं? जब अपने बारे में कुछ नहीं देख रहा क्यों देख रहे हैं? तो ये मुद्दे हैं। जहां से कानून बनता उनका कब्जा, जहां से कानून पर अमल होता उनका कब्जा, जहां से न्याय मिलता उनका कब्जा। और लोकतंत्र का चौथा खंभा मीडिया को कहा जाता है, मीडिया पर टोटली उनका कब्जा। कुछ लोग कहते गोदी मीडिया, हमने कहा गोदी मीडिया सही नहीं है। हम लोग उसको गोदी मीडिया नहीं कहते, उसको शुद्ध शुद्ध ब्राह्मण बनिया मीडिया है। क्योंकि अडानी जैसे लोग, बनिया लोग उसके मालिक हैं। कोई कुर्सी मुर्ची बेचने वाला बनिया होगा, भाई बुरा मत मानना, तुमको नहीं कह रहे हैं, तुम वो बनिया नहीं हो जिनका कब्जा है। अडानी जैसे लोगों का कब्जा है, अडानी जैसे लोग मालिक हैं और ब्राह्मण उसके संपादक हैं। तो हम कहाँ है लोकतंत्र में? हम कहाँ खड़े हैं आजादी के 75 साल में? केवल हमसे ताली बजवाई जा रही, अमृतोत्सव आ गया, मनाओ, ताली बजाओ, आजादी का अमृतोत्सव 75 साल पूरा हो। अरे जो आजादी का अमृत निकला 75 साल में, उसमें ओबीसी को कितना मिला, एससी को कितना मिला, एसटी को कितना मिला, किसको कितना मिला, ये तो तय करो। और अगर नहीं मिला तो देने का कोई प्लान है क्या, या हम केवल ताली बजाने के लिए बने? ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। केवल हिंदू मुसलमान करने से काम नहीं। हिंदू मुसलमान में 12 करोड़ नौकरियां ओबीसी ने गंवाई। जब मंडल कमीशन का फैसला आया 16 नवंबर 92 को, 52% को 27% दिया, 27 में क्रिमिनल लगाया। मंडल कमीशन की केवल एक सिफारिश लागू की, विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया, रितंबरा को आगे किया। चलो अयोध्या, जिनको संसद घेरना चाहिए था 52% नौकरियों के लिए, वो ऐसी मस्जिद गिराए जिनमें 150 साल से नमाज नहीं पढ़ी गई, 150 साल से नमाज नहीं पढ़ी गई थी, ऐसी मस्जिद गिराए। मंडल का मामला हवा में उड़ गया। आज भी ओबीसी को समझ में नहीं आता मंडल में हमको क्या मिलना था, क्या मिला। मैं तो रोज पूछता हूँ, मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़े हो? अभी यहाँ हाथ खड़ा करवा लेंगे, 2-4 हाथ से ज्यादा नहीं खड़े हो भाई, खड़े कर लो। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कितने लोगों ने पढ़ा है? 1 खड़ा हो गया, 2 खड़ा हो गया, 3 खड़ा हो गया, 4 खड़ा हो गया, 5 6, इतने लोगों में 6-7, चलो 10 मान लेंगे, 10 हाथ खड़ा हो गया, इससे काम चल जाएगा। अरे जिसकी वजह से तुमको अधिकार मिल रहा है उसकी रिपोर्टें नहीं पढ़ते हो कि क्या मिला क्या नहीं, क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि उसी समय वो मुद्दा हवा में उड़ गया। 12 करोड़ नौकरियां चली गई और आज मंदिर बन रहा, ट्रस्ट में एक भी ओबीसी
ओबीसी को नहीं रखा, फिर भी हमारे लोग चंदा पर चंदा दिए जा रहे। 3 समय हम लोग हिंदू होते हैं। अगर चंदा देना हो तो हम हिंदू, वोट देना है तो हिंदू, क्योंकि 3.5% वाले तो अपने वोट से सरपंच नहीं बन सकते। मैं तो घूमता हूँ, तिवारीपुर गांव मिल जाता है, दुबेपुर गांव मिल जाता है, पांडेपुर गांव मिल जाता है। मैं पूछता हूँ भैया कितने तिवारी हैं इसमें? कहते एक ही घर थे, अलगा बिल्ली करके 4 हो गए। कितने दुबे हैं इसमें? एक ही थे, अलगा बिल्ली करके 5 हो गए। कितने पांडे हैं इसमें? एक ही थे, अलगा बिल्ली करके 3 घर हो गए। अरे जिनकी औकात लोकतंत्र में प्रधान बनाने की नहीं है, वो प्रधानमंत्री बना रहे और उसको नियंत्रित करके रखे हुए हैं। और हम लोग हिंदू मुसलमान के चक्कर में नहीं, वोट डालने के लिए हिंदू, चंदा देने के लिए हिंदू और मुसलमान से लड़ना है तब हम ही हिंदू। तब विनय कटियार हीरो थे, कल्याण सिंह हीरो थे, उमा भारती हीरो थी, प्रवीण तोगड़िया हीरो थे। आज 0 हो गया। ट्रस्ट में सारे के सारे ब्राह्मण आ गए, एक भी ओबीसी को ट्रस्ट में नहीं। ओबीसी का इस्तेमाल करो और फेंक दो, हम हिंदू नहीं है। और चंदा देने वाले ये भी नहीं पूछते भैया इनको कुर्मी, इनको यादव, इनको मौर्य, इनको गढ़िया रखो, क्या ट्रस्ट में चंदा लेने आए? अरे जब ट्रस्ट में रखने के लिए हम हिंदू नहीं है तो चंदा लेने के लिए काहे के लिए हिंदू? तो ये षड्यंत्र देश में हो रहा है धर्म और जाति के नाम। इतना ही नहीं, जो इससे बच जाते धर्म वाले से, वो जाति वाले में फंस जाते। हर जाति में जाति का एक नेता आता है, कहता सारी जाति आगे चली गई, अपनी ये पीछे रह गई, इसको आगे ले जाना है। अब बिरादरी का आदमी बेचारा सोचता जब सारी जाति आगे चली गई, अपनी पीछे रह गई, नेताजी आए इनके पीछे चलो। अब बिरादरी नेताजी के पीछे, नेताजी अमित शाह के पीछे। फिर अमित शाह को कहा हमारी बिरादरी के इतने लोग हैं, देखो ठीक नहीं पड़ रहा, वोट नहीं मिलेगा, मिनिस्टर बनाओगे तभी वोट मिले। तो अमित शाह ने मिनिस्टर बनवा। फिर कहा देखो हम तो बन गए, मगर हमारा बेटा भी है, उसको भी बनाना पड़ेगा। हमारा पति भी है, हमारी पत्नी भी है, उसको भी बनाना पड़ेगा। तो उसको भी बना दी। अब बिरादरी में आएंगे, 4 गाड़ी भी लेकर आएंगे, पुलिस की गाड़ी भी लेकर आएंगे, तो बिरादरी वाला सोचेगा और बड़ा नेता हो। जब तक मंत्री नहीं बने थे तब तक आरक्षण की बात होती थी, जब मंत्री बन गए तो सम्मान की बात होती है। आके भाषण में कहते हैं देखो किसी पार्टी ने अभी तक इतना सम्मान अपनी बिरादरी को नहीं दिया था जितना इसने दिया है, इसलिए एक वोट इसको जाना चाहिए। तब ये नहीं कहते आरक्षण इसने नहीं दिया, इसको वोट मत दे। ये भी चल रहा है। और बिरादरीवाद में भी बड़ी तरीके का बिरादरीवाद है। जिस बिरादरी की पार्टी मजबूत है, उत्तर प्रदेश में या किसी प्रदेश में सरकार बनाने लायक है, वो ऊपर बिरादरी देख रहा, कह रहा कुत्ते को भी टिकट देगा तो मैं वोट दे दूंगा। और जिस बिरादरी की पार्टी कमजोर है, सरकार बनाने लायक नहीं है, तो भागे भूत की लंगोटी सही। तो वो क्या कह रहा, कोई पार्टी टिकट दे दे उसको दे दे। दोनों तरफ से बिरादरीवाद चल रहा है। तो हमारे मुद्दे कौन उठाएगा? हमारे मुद्दे कौन? हमने कहा गलत तो हो गया, मगर तुम तो सरकार में मंत्री हो तो रोक क्यों नहीं रहे? बयान क्यों दे रहे हो? गलत हो गया, रोको ना उसको। अरे मंत्री हो तो रोको, बयान क्यों दे रहे हो? बयान देना तो विपक्ष का काम है, तुम्हारा काम तो रोकना, तुम तो सत्ता बच गए हो। मगर बयान क्यों देते हैं? फिर उनके कार्यकर्ता भोगते रहते हो। क्या कहते? कोई नहीं बोलता, हमारा नेता बोलता है। बोलने से हल हो गया मामला। पहले आग लगाने वाले का साथ देते हो, फिर जब घर में आग लगाता है तो चिल्लाते हो आग लगा रहा है, फिर भी व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से साथ नहीं छोड़ते हो। घर भले जल जाए मगर हमारा स्वार्थ है इसलिए साथ नहीं छोड़ते। मोदी जी ने 2014 में कहा मैं पिछड़ी जाति का हूं, चाय बेचने वाला हूं, मेरा अपमान होता है। प्रधानमंत्री बन गए। 314 ओबीसी के बच्चे आईएएस बने हुए हैं, उनकी नियुक्ति रोक दी। ओबीसी की स्कॉलरशिप बंद कर दिया। अकेले उत्तर प्रदेश में 6 लाख बच्चों की स्कॉलरशिप रुकी हुई। और वो कश्यप ने कहा जो पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री है, बजट नहीं है। अरे हमने कहा भाई तुम लोग कहते हो डबल इंजन की सरकार है, तो क्या अमेरिका में सरकार बनाओगे तब ओबीसी के लिए बजट दो? तो बजट नहीं है, ये बात सही नहीं है। ओबीसी को देने की नीयत नहीं है, ये बात सही है। तो क्या हो रहा है?
आदेश पे, और नरेंद्र मोदी ने लिखवा कर दे दिया कि हम गिनती नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट। मगर ये सब जानकारी हमारे लोगों को होती। तो आरएसएस के लोगों ने नरेंद्र मोदी को कहा कि आप भाषण बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि कोई मूर्ख से मूर्ख आदमी आप खोज लो, कह दो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारो, तुम्हारेगा नहीं, कहेगा मैं मूर्ख हूं, चलो आप मानते हो, मैं भी मान लिया, इतना मूर्ख नहीं हूं कि अपना पैर अपने हाथ से काटूंगा। तो नरेंद्र मोदी भी मूर्ख नहीं है, और उनको आप मूर्ख कह नहीं सकते। देश के प्रधानमंत्री को आप मूर्ख कैसे कहेंगे, और मूर्ख है भी नहीं। तो कुल्हाड़ी वो नहीं चला रहे ओबीसी के पैर पर, वो कुल्हाड़ी में वेद का काम कर रहे हैं चलाने वाले आरएसएस के लोग, वो चला रहे हैं। आरएसएस के ब्राह्मणों ने मोदी जी को कहा भाषण अच्छा करते हो, वही करो, सरकार तो हम चला लें। आप भाषण करते रहोगे तो आगे भी हमारी सरकार बनती रहेगी। और हमारे लोग क्या कहते हैं, मोदी जी भाषण बहुत अच्छा करते हैं।